अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है बेटा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो हमारे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर 9 के अंदर जो है मौजूद है और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के हवाले से जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये वाला जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये जो राउल्ट्स लॉ है ये राउल्ट साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, इसी वजह से हम उसके नाम से ही इसको जानते हैं। और इसने जो है ये एक देखिए फ्रेंच केमिस्ट था और 1887 में उसने ये लॉ प्रेजेंट किया था। आप मेंशन कर सकते हैं, ये डेट रिमेंबर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 1887 में इसने ये लॉ प्रेजेंट किया था। इसके हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशंस है 3 पार्ट्स में है। 3 तरह से हम इस लॉ को डिवाइड कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो हमारे सामने है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो इसको हम मैथमेटिकली जो अल्फाज ऊपर लिखे हुए यूँ लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X1 वेयर यू नो दैट P हमने रखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन मौजूद है, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस उसमें प्रेजेंट है, ओनली जो मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के हो रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में। और एक हमारे पास कैटेगरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद है अपनी प्योर फॉर्म में। जो हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा उसका वेपर प्रेशर हमने P से मेंशन कर दिया है। जो हमारे पास अकेला सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमने P नॉट से मेंशन किया हुआ है। इस पॉइंट को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। आई विल रिपीट, रिमेंबर दैट कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्म में आई मीन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मौजूद है तो हम उसके वेपर्स का प्रेशर ओनली P से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास ओनली सॉल्वेंट है उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है देन उसका जो प्रेशर वो प्योर सॉल्वेंट का हम उसे P नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऊपर वाली डेफिनेशन को दोबारा से ज़रा देखें और आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। वो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन, इट मीन वो इस कंटेनर की बात कर रहा है जिसमें सॉल्वेंट भी मौजूद है और सॉल्यूट भी मौजूद है। इसमें जो हमें प्रेशर की वैल्यू जो है वो मिल रही है वो एक्चुअली उसी सॉल्वेंट की, अगर वो प्योर फॉर्म है उसका प्रेशर मल्टीप्लाई बाय बेटा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। सो मैथमेटिकली हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन की डेरिवेशन क्या बनी, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X1। फर्दर मैं आपको बताता चला जाऊं कि इस इक्वेशन में P हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन एंड P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेयर X1 हम ऑलवेज रखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पीछे एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ओनली 2 कंपोनेंट्स है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देन हम जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन को X1 से डिनोट करते हैं, जो सॉल्यूट है हम उसके मोल फ्रैक्शन को X2 से डिनोट करते हैं। और दोनों का जो सम है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। उस रिलेशन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। X1 विच इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 विच इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दोनों का समेशन बेटा 1 के बराबर होगा, यूनिट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास X1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस X2। इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब देखिए ज़रा हमारे पास फिर डेरिवेशन क्या बनती है, X1 की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस X2। सो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। P नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा, P नॉट X2 से मल्टीप्लाई होगा। फर्दर हमारे पास P नॉट X2 इधर माइनस फॉर्म में है तो लेफ्ट साइड पर ये प्लस में चला जाएगा, जो P हमारे पास है वो इधर आकर माइनस फॉर्म में हो जाएगा। और इसके अलावा P नॉट माइनस P इसको हम कहेंगे डेल्टा P। यहाँ पर ये बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ कि ये जो हमने डेल्टा P का वर्ड यूज़ किया है इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। In easy words, you can say that it is the difference of vapor pressures between solvent in pure form and solvent in solution form.
और ये भी आपने याद रखना है, जैसा कि फर्स्ट डेफिनेशन में ये बात क्लियर है कि जो अकेला सॉल्वेंट होता है उसका प्रेशर ऑलवेज जो है वो ज़्यादा होता है। जो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में सॉल्वेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की वजह से उसके प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की वजह से ये वैल्यू जो है वो लेस होती है, वो कम होती है। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर में कमी हो रही है। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, इसको ज़रा रीअरेंज किया, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2। पीछे आप ये बातें पढ़ चुके हैं, अभी बताया आपको। डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इस सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, यहाँ से राउल्ट्स लॉ की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें से सेकंड डेफिनेशन बन जाती है। इस डेफिनेशन को याद करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्टेप एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट जो हमारे पास अलग से कंटेनर में बीकर में मौजूद है, इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा इसका जो हमारे पास प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, देन इस रिलेशन को हम यू भी लिख सकते हैं इफ पी नॉट इज कांस्टेंट। अगर हमारे पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज नहीं करते, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करते, देन उसका अपना प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन 2 को हम यू भी लिखेंगे, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू x2। सो इसको अब आपने जो है वो इस डेफिनेशन को कैसे भी रिमेंबर करेंगे, इसी पॉइंट को जहन में रखें। और नीचे देखिए कह रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैंने कहा है दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। नाउ अब फर्दर हम इसको तीसरी डेफिनेशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 2 बनी थी उसमें से पी नॉट जो कि x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू x2। इसको अब आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी दे सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 3 की जो थ्योरेटिकल बात हमारे सामने आ गई है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जो बात मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताई है कि डेल्टा पी बाय पी नॉट, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको नज़र आ रहा है, आप किसके इक्वल है बेटा, ऑलवेज सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के जो है वो इक्वल होती है। सो हमारे पास ये थर्ड डेफिनेशन बन जाएगी कि लोअरिंग रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई मीन कि ये एक रेशो बन गई है जिसमें हमारे पास है चेंज इन प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिवाइड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। सो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आ जाएगी relative of lowering of vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute. Now the last thing is that कि जब हम ये तीनों डेफिनेशंस याद कर लेते हैं तो हमें इससे समझ के आती है, ये 3 पॉइंट्स फिर हमारे जो है वो दिमाग में बैठ जाते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट वो ये कह रहा है कि रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी डेल्टा पी बाय पी नॉट इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे ये फैक्टर डिपेंड नहीं करता। सो चाहे हम कोई प्रैक्टिकल सोल्यूट सॉल्वेंट का हम 25 डिग्री पे स्टडी कर रहे हैं, 100 डिग्री पे स्टडी कर रहे हैं, उस चेंज इन टेम्परेचर का इस फैक्टर से कोई जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होती, ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट चेंज होते हैं, ना सॉल्वेंट, ना ही ये प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह से जो दूसरी बात है वो कहते हैं डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे सिर्फ डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी आपने थर्ड इक्वेशन में ही रिलेशन जो है वो स्टडी किया है कि डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या चीज़ है, अभी हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इन अदर वर्ड्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सो ये सिर्फ उसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि relative of lowering of vapor pressure is constant when equimolar concentrations of different solutes are dissolved in same mass of solvent।
दिस वन एज अ डिफ़िकल्ट पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, उनकी मोलैलिटी वाली कंसंट्रेशन है वो अगर इक्वल हो, इसको आप एक फर्दर कोई एग्जांपल है तो उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट इस पॉइंट को समझने के लिए, मेरे पास बेटा 1 मोलर NaCl, सिमिलरली 1 मोलर ऑफ NaCl मीन्स मैंने इसका मोलर मैस जो कि बनता है 58.5 ग्राम डिज़ोल्व किया हुआ है 1000 ग्राम वाटर में। इसी तरह अगर मेरे पास 1 मोलर NaOH है तो इसका 40 ग्राम 1 मोल का मैस बनता है, उसको भी मैंने 1000 ग्राम वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया हुआ है। अब इनकी बेटा मोलैलिटी क्या हो जाएगी? सेम। अगर इनकी मोलैलिटी सेम है तो हम इन दोनों सॉल्यूट्स का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको इकोमोलर कहेंगे। सो अगर हमारे पास इकोमोलर में आ रहे हैं तो बेटा इनका ये जो फैक्टर है डेल्टा P/P0, उसकी अमाउंट, उसका आंसर भी क्या होगा? दोनों केसेस में सेम होगा। ठीक, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।